हेलो बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो पिछली बार मैंने इसके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सब सॉल्व कर दिए थे, पर अध्याय पर थोड़ी अच्छी पकड़ लाने के लिए मैं फिर से इसके जो कुछ भी उदाहरण या क्वेश्चन है वो सब मैं आपको फिर से हल करके बताते रहूँ। तो इन्होंने जैसे पेज नंबर 250 पर मेरी नई वाली बुक है, एक प्रश्न दे रखा है कि चुंबक के पास दिक् सूचक लाने पर वो विक्षेपित क्यों हो जाता है। ठीक है जी। तो पेज नंबर 250 पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि चुंबक के निकट लाने पर कोई कंपास लाया गया, दिक् सूचक लाया गया, तो उसकी सुई में विक्षेपण क्यों होता है। अरे हाँ भाई, होगा ही होगा। दिक् सूचक अपने आप में भी तो एक चुंबक है। तो दिक् सूचक खुद एक चुंबक है जिसमें कि एक सिरा उत्तरी होता है, एक दक्षिणी होता है, और ये कोई बाह्य चुंबक है दिक् सूचक के अलावा, उसमें भी एक उत्तरी सिरा एक दक्षिणी सिरा है। तो एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास इस तरह से जब लाया जाएगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसको प्रभावित करेगा। ठीक है। तो यदि समान ध्रुव पास पास होंगे तो उनमें विकर्षण होगा, और यदि विपरीत ध्रुव पास पास होंगे तो उनमें आकर्षण होगा। ठीक है जी। तो होगा ही होगा। दिक् सूचक को जब भी किसी बाह्य चुंबक के पास, छड़ चुंबक के पास लाएंगे तो दिक् सूचक में विक्षेपण होगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन है जो मुझे इसमें दिख रहा है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचिए। तो पेज नंबर 255 पे दिख रहा है वो मुझे। तो आप भी देखिए, ये जो वृत्ताकार लूप की वजह से जो विद्युत धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके ऊपर दे रखा है वो। क्वेश्चन क्या है पहला, कि छड़ चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसे खींचिए। तो छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र खींचिए। हाँ भाई, पहले भी दिखाया था, आज फिर दिखा दे रहे हैं। तो कुछ नहीं, एक तरह से अपन पुनरावृत्ति कर रहे हैं। एक तरफ उत्तरी ध्रुव डाल देंगे, इधर दक्षिणी। उत्तरी से रेखाएं निकलेंगी, दक्षिणी में घुसेंगी। ये लीजिए, ये लीजिए, उत्तरी से निकालिए, दक्षिण में प्रवेश करा दीजिए। ठीक। आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है, इसलिए मैं अंदर वाले तो दिखा भी नहीं रहा, तो काफ़ी इतना आपके लिए। फिर वो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 उसी पेज पर है कि चुंबकीय क्षेत्र के गुणों की सूची। गुणों की सूची किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। पेज नंबर 255 पे दूसरा क्वेश्चन है ये। तो पहला गुण तो क्या है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी से निकलती हैं, दक्षिण में जाती हैं। पहला तो ये हो ही गया उनका गुण। दूसरा क्या होगा कि जहां भी वो सघन होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। ठीक है। तो जहां भी उनकी संख्या ज्यादा होगी प्रति एकांक क्षेत्रफल में, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जो उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, कूलर पंखे के पास जाके खड़े हो जाएंगे तो ज्यादा हवा लगती है, वैसे ही ध्रुव के पास जाके खड़े हो जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ज्यादा होती हैं। अब गुणों की सूची में तीसरा क्या बोल सकते हैं, वही कि वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बस काफी है, 3 गुण हैं, तीनों बता दिया आपको। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न तो खुद यही दे दिया कि भाई 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। 2 चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? 2 चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती? ये मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया था कि यदि वो काट जाती, मान लो P बिंदु पे काट जाती,
तो P बिंदु पे आपके दो स्पर्श रेखा होती, तो दोनों स्पर्श रेखा अलग अलग दिशाओं में होती, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी अलग अलग हो जाती। ठीक है, जो संभव नहीं है। तो किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। तो चुंबकीय बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कोई भी एक ही होती है ना, यूनिक होती है वो। यूनिक का मतलब अलग अलग नहीं होगी, एक सी होगी वो तो हमेशा। तो किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक खास होती है, खास, एक नहीं समझ रहा तो खास होती है करके याद रखना। यूनिक कहलाते हैं इंग्लिश में ये, यूनिक। तो पेज नंबर 255 का क्वेश्चन 3 यही बोला था कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। अरे भाई इसलिए नहीं काटती, ऐसा काटने लगे तो एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाते हैं, क्योंकि एक चुंबकीय क्षेत्र फिर इधर दिखाता, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर दिखाता। जबकि किसी एक बिंदु पर सिर्फ एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। चलिए आगे के और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कराने का बस यही फायदा होता है कि जो भी कुछ आपने थ्योरी पढ़ी उसमें निचोड़ के आया। तो मान लीजिए थ्योरी पढ़ाते वक्त आप उस चीज को नहीं भी समझे थे, तो क्वेश्चन करा देने से कम आपको ये पता लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं पेज नंबर 256 पर। तो पेज नंबर 256 पर देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने बोला है कि किसी मेज पर टेबल पर एक लूप पड़ा हुआ है और उस लूप में दक्षिणावर्त विद्युत धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बताओ। ठीक है, घड़ी की दिशा में जा रहा था, राइट हैंड लिया, जैसे ही राइट हैंड को करेंगे चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर की तरफ चला जाएगा, तो ये दक्षिणावर्त हो गया। तो दक्षिणावर्त में होने पे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा अंदर की तरफ, तो बी जो जाएगा वो, ठीक है। तो वो मेज के तल में पड़ा है, तो तल के अंदर की तरफ, यूं कह लें तो तल के अंदर की तरफ। तो लूप अब जहां भी पड़ा हुआ भाषा पढ़ के समझिएगा, तो मेज के तल पे पड़ा है, नहीं नीचे की तरफ पड़ा है, उसमें दक्षिणावर्त धारा जा रही है। तो जो धारा जा रही है उसकी दिशा में आप क्या करेंगे, अंगुलियां। तो धारा की दिशा में क्या करेंगे, अंगुलियां। तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो करके देखिएगा वो मेज के भी नीचे अंदर की तरफ जा रहा होगा, यानी जमीन फाड़ के अंदर की तरफ जा रहा होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में उसने दे रखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कागज पर खींचिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को खींचिए, कागज पर खींचिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र खींचिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, समांतर रेखाएं खींचनी है। ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूं। देखिए समांतर रेखाएं खींचने की कोशिश करता हूं और उन सभी के बीच में एक समान दूरी रखनी होगी। चलिए ये पहली, चलिए खिंच गई मुझसे भी, ये लीजिए, ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो एक समान को इंग्लिश में यूनिफॉर्म भी कहते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, सारी रेखाएं समांतर होगी एवं उनके बीच की ये जो दूरी है ना, ये वाली बीच, दो रेखाओं के बीच की दूरी भी समान होगी। तो दो रेखाओं के मध्य जो गैप होगा ना, अंतर, दो रेखाओं के मध्य जो अंतर होगा वो एक समान होगा। इसको नोट करिए आप। तब जाके एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र खींचने के लिए आपको समांतर रेखाएं खींचनी होगी जिनके बीच में एक समान अंतर हो, तब जाके वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र या यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 कि परिनलिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र खींचना है ना। पेज हमारा वही चल रहा है, आप अपनी किताब निकाल लीजिएगा क्योंकि इसकी हमने पीडीएफ नहीं बनाई है। तो क्वेश्चन 3 में वो कह रहा है परिनलिका के अंदर, परिनलिका के अंदर, ठीक है जी, अंदर देखते हैं किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, बीगो में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए चित्र में दिखाता हूं आपको। ये रहा चित्र, चित्र संख्या कितना है 13.10। तो चित्र कितना है आपका 13.10, चित्र निकाल लें आप, वो परिनलिका का ही है। तो परिनलिका के अंदर क्या है, इसमें बिल्कुल वही समांतर रेखाएं दिखाई हैं उसने, बिल्कुल इस तरीके की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, वही एक समान होगा। तो ये परिनलिका का ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए आप चित्र संख्या 13.10 देखिए, उसमें परिनलिका के अंदर बिल्कुल ऐसी समांतर लाइनें दिखा रखी होंगी अंदर की तरफ, सिर्फ अंदर ही पूछा हमसे। तो क्या आंसर आएगा इसका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो परिनलिका के अंदर यूनिफॉर्म यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए हम उसको एकदम समांतर रेखाओं से दिखाते हैं। यही परिनलिका का फायदा है। तो परिनलिका के अंदर एक समान और काफी तीव्र चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अब मैं अगले पेज पर आ जाता हूं। उम्मीद है यहां तक आपने उतार लिया होगा, समझ लिया होगा। तो अगला पेज है हमारा 258 मेरी किताब में। तो और प्रश्न जो बोलूंगा तो उससे आपको कुछ अंदाजा भी लग जाएगा। तो उदाहरण 13.2, ठीक है, इस्तेमाल हम क्या करने आ रहे हैं, फ्लेमिंग का बायां नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, है ना। तो पेज नंबर 258 पर वही है। तो इस उदाहरण में उसने क्या कहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, ये तो इलेक्ट्रॉन की गति है, ये क्या है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र। तो उस पर आपको बल की दिशा पता करनी है। तो पहले एक प्रश्न समझ लो, पहले भी मैंने थ्योरी पढ़ाते वक्त भी आपको कराया था, पर ये कि जो बच्चे ध्यान से सीख रहे होंगे उनको इसमें बड़ा आनंद आएगा, घर जाके पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो उदाहरण 13.2 में जो है एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है। तो सबसे पहले तो हम ये सिखाई चुके हैं इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत कौन होती है, धारा होती है। और चुंबकीय क्षेत्र तो आपका इधर है ही सही। उल्टा क्यों करना पड़ा, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ में उसने धारा के लिए दे रखा है, विद्युत धारा के लिए। तो आइए, ये रहा उल्टा हाथ मेरा, तो बी किधर है, इधर। और आई किससे दिखाते हैं, मध्यमा से। तो बीच की उंगली से आई और तर्जनी यानी पहली उंगली से चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ठीक से आप लगाइएगा, मुझसे गलती हो रही है शायद, उल्टा हाथ चाहिए ना, हाँ सॉरी उल्टा ही था। तो उल्टा हाथ लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, तो अंगूठा किधर गया, अंदर की तरफ। तो आंसर क्या आया इसका डी। तो बल किधर होगा, कागज के भीतर। ये लीजिए, तो बल किधर होगा, कागज के भीतर, अंदर की तरफ। तो ये तो हो गया उदाहरण। अब इसके बाद हम पेज 259 के प्रश्न लेते हैं। तो इसको समझिए, आपने अड़ोस पड़ोस में किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो उसको भी आप समझाइए। तो पेज नंबर हम ले रहे हैं 259। उसमें प्रश्न नाम से एक हेडिंग दे रखी है, उसका पहला प्रश्न अपन देखते हैं। ये भी मैं करा चुका हूं कि ये बोल रहा है कि कोई प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है ना, प्रोटॉन यानी H+। ये एंटर करता है, ये प्रवेश करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या होगा। तो भाई ठीक है, धनात्मक आवेश यानी वही धारा की तरह है ना, और वही वाम हस्त नियम लगाएंगे, धारा समझ रहे हैं, ये जो सीखा है अपन ने।
तो जैसे ही प्रोटॉन यानी धनावेश यानी कि धारा प्रवेश करेगी चुंबकीय क्षेत्र में, तो वही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगा दें। जैसे ही बाएं हाथ का नियम लगा देंगे तो उस पर बल लगेगा, बल लगेगा तो दिशा बदलेगी, दिशा बदलेगी इसका मतलब वेग बदलेगा। अरे गाड़ी साइकिल चलाते हो चाहे स्कूटी चलाते हो, हैंडल पे बल लगाते दिशा बदल जाती ना, तो दिशा बदलती ही वेग बदल जाता है, और वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा। क्योंकि संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो दिशा बदलने से वेग भी बदला और संवेग भी बदला। इनको ध्यान से उतारिए। तो एक प्रोटॉन चला रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। प्रोटॉन क्या है? धनात्मक आवेश है, यानी कि वो धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो धारा बह रही है, तो फ्लेमिंग का उल्टे हाथ का बाएं हाथ का नियम लगाइए कि भाई आपको चुंबकीय क्षेत्र तो ये मध्यम उंगली से, और धारा है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या? तर्जनी पहली उंगली से, और ये मध्यमा से। तो अंगूठा जो है वो आपको बल दिखा देगा, और जैसे ही बल दिखाएगा तो वो बल इस प्रोटॉन की दिशा बदल देगा, तो वेग बदल जाएगा और उसका संवेग भी बदल जाएगा। आइए उसी पेज पे आप क्वेश्चन 2 देख लें। तो यूं बोल रहा है कि छड़ का विस्थापन, है ना, क्वेश्चन आप निकाल लें। क्वेश्चन 2 क्या है? छड़ AB का विस्थापन हमको निकालना है, और 3 चीज़ें दे रखी हैं। किस पे? बहने वाली धारा पे, उसकी लंबाई पर, है ना जी, और एक चुंबकीय क्षेत्र पर। तो कह रहा है छड़ AB का विस्थापन किस तरह से उसमें बहने वाली धारा पे, उसकी लंबाई पर, उसके और उसको जिस चुंबकीय क्षेत्र में रख रखा है उस पर किस प्रकार निर्भर करेगा। तो भाई आप ध्यान रख लें, विस्थापन धारा के भी अनुक्रमानुपाती होगा, लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होगा, और साथ ही ये लीजिए, तो धारा में वृद्धि कर देंगे तो विस्थापन बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा देंगे तो भी विस्थापन बढ़ जाएगा, छड़ AB की लंबाई बढ़ा देंगे तब भी उसका विस्थापन बढ़ जाएगा। ये है। तो ये एक्सपेरिमेंट से आया है, यूं समझ लें। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगा। तो आइए क्वेश्चन 3 पेज 259 का, ये लीजिए, ये क्वेश्चन 3 बना दे रहा हूं, या हटाइए सब कुछ। पेज 259 क्वेश्चन नंबर 3। पश्चिम की ओर कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण है, पश्चिम की ओर फेंक गया आपने, तो ये तो गया पश्चिम हो गया आपका। तो पश्चिम की ओर आपने उस धनात्मक कण को गति दी है ना, ये पश्चिम है। तो पश्चिम की ओर कोई धनात्मक कण जा रहा था, पर उसका विक्षेपण हो गया इस तरफ, किधर? उत्तर की तरफ। तो वो उत्तर की तरफ हो गया, नहीं उत्तर की तरफ उस पर बल लग रहा था, तो वो जा तो सीधे रहा था, पर होते होते फिर वो ऐसे चला गया, तो उत्तर की ओर उस पर बल लग रहा है। तो वो हमसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आ जाइए, वही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो पहले तो आप प्रश्न पढ़ लें और समझ लें, तब तक फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी आप देख लीजिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों अब तक आपने फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम दोहरा लिया होगा, जिसमें वो क्या बोलता है, अंगूठा बल की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र पहली उंगली पर और धारा मध्यमा यानी बीच की उंगली पर। तो बस करते हैं शुरू।
तो बल लग रहा है ऊपर और धारा किधर हो गई, है ना। तो बल तो लग गया ऊपर, ये तो दिखाई रखा है, और जिधर धनात्मक आवेश जाएगा उधर ही धारा मानी जाएगी। ठीक है जी। तो ये F और I देख लेते हैं। लाइए, F तो करना है ऊपर, पर ये लीजिए अब जाके सेट हुआ है। बल अंगूठे से ऊपर की तरफ, धारा ये मध्यम अंगुली से ये इधर जा रही है जो, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा करके देखिएगा तभी आएगा। देखिए कई चीज़ें त्रिविमीय होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं, तो थोड़ा सा टीचर के लिए भी हाथ मोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो बल हो गया ऊपर की तरफ, और ये जो है ये धारा की तरफ जा रहा है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ आ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आपकी तरफ, यानी कैमरे की तरफ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लंबवत बाहर। आउट का मतलब बाहर, या 4 ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, ऊपरी मुखी, ऊपर की ओर, ऊपरी मुखी। तो इसको थोड़ा समझिए, मैं एक बार फिर आपके सामने कोशिश कर दूंगा। तो उल्टा हाथ लगाइए, बल ऊपर की तरफ, धारा इस तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका बाहर की तरफ आ जाएगा। अब आ जाएं आप पेज नंबर 261 पर। तो पेज 261 पर प्रश्न नाम का हेडिंग दे रखा है, उसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। ठीक है, वो तो कई बार बता दिया आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोटर का सिद्धांत। तो जरा देख लें आप, मोटर का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत बेटा कई बार बोला ना। तो सिद्धांत क्या है, वही किसी धारावाही चालक को जब भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस धारावाही चालक पर बल लगता है। ठीक है। तो धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर बल लगता है। ठीक है जी। तो कई बार बता दिया, इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा विस्तार में अपन नहीं जा रहे हैं। अब वो कह रहा है विभक्त बलय कि विद्युत मोटर में विभक्त बलय की क्या भूमिका है। विभक्त बलय यानी वही टूटे हुए रिंग, आपको बोला था एक रिंग के 2 हिस्से तोड़ दिए। तो विभक्त बलय क्या करते हैं कि ये दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। विभक्त बलय क्या करते हैं, दिक् परिवर्तक, इंग्लिश में बोले तो कम्यूटेटर। या आपकी किताब में भी शब्द रखा है, इसलिए मैं बोल रहा था। तो ये दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर का कार्य करते हैं, है ना। तो आप लिख लीजिए, ये जो विभक्त बलय होते हैं वो दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, जिससे धारा उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित हो जाती है मतलब धारा की दिशा बदल जाती है, जिससे धारा की दिशा बदल जाने से क्या होगा, घूर्णन काल में जब धारा की दिशा बदल जाएगी तो हमेशा कुंडली पर इस तरह से बल लगेगा कि कुंडली की घूर्णन की दिशा हमेशा एक ही तरफ बनी रहे, एक ही तरफ बनी रहे, तो हमेशा मोटर एक ही तरफ चलती रहेगी। तो विभक्त बलय दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, जिससे धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। उसके चलते कुंडली पर इस तरह का बल या आघूर्ण लगता है, जिससे वो हमेशा एक ही दिशा में घूमती रहती है। तो आज इस तरह के क्वेश्चन कराए गए थे, जिससे कि थोड़ा और फिर से इस चैप्टर का आपके मन ही मन में रिवीजन हो जाए, उसका दोहराव हो जाए। कॉन्सेप्ट लाइफ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को घर पर भी देखिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। शुक्रिया।